हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पुन्नेट स्क्वायर मेथड से सॉल्व होते हैं, राइट। जेनेटिक्स के कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो अभी कुछ सेशंस हम लोग क्या करेंगे, कुछ 10 क्वेश्चंस करके हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर है और नॉर्मली इसे जेनेटिक्स भी बोला जाता है, उस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ आज हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसको किस तरह से हमें अप्रोच करना है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये है, पहला क्वेश्चन है कि नेम द डिसऑर्डर दैट रिजल्ट ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ये आपको दिख रहा होगा। ओके, ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, नेम द डिसऑर्डर दैट रिजल्ट ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइजोमी, इसका मतलब क्या है, राइट। ट्राइजोमी जो होता है ये क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो ह्यूमन है, ओके, हम लोग ह्यूमन है या फिर कोई भी हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात करें तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, हम लोग कैसे डिनोट करते हैं उसको, 2n डिनोट करते हैं, राइट। तो ये जो 2n होते हैं उसका मतलब क्या है कि 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होता है, राइट। तो 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम जो होता है वो मदर से आता है और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो फादर से आता है। और इसको और कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये 46 में से क्या होता है कि 23 क्रोमोसोम जो होता है वो मदर से आएगा और बाकी जो 23 क्रोमोसोम है वो फादर से आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, ट्राइजोमी हो रहा है। ट्राइजोमी का मतलब क्या है कि कोई एक क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगा। मतलब 23 क्रोमोसोम हमारा मदर से आना चाहिए और ये जो 23 क्रोमोसोम है ये आना चाहिए फादर से। ओके, तो 23 की बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 क्रोमोसोम आ जाएंगे। कोई भी क्रोमोसोम हो सकता है, जैसे कि हम लोग 23 क्रोमोसोम क्या होते हैं, हमारे पास 23 ऑटोजोम्स होते हैं, ओके, और 1 पेयर ऑफ जो होगा 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम आइदर ये क्या हो सकता है, आइदर ये एक्स हो सकता है या फिर ये वाई आ सकता है। अगर फीमेल से आ रहा है तो फिर ये क्या होगा, एक्स आएगा और मेल से जो होगा वो वाई आएगा। इन सब में से, ओके, ये जो सब है ये 22 ऑटोजोम से भी कोई एक एक्स्ट्रा आ सकता है या फिर ये जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, जो सेक्स क्रोमोसोम है, उससे भी एक एक्स्ट्रा आ सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 है ये एक डिसऑर्डर होता है जो कि क्या नाम है इसका, डाउन्स सिंड्रोम। आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया भी हुआ है। ओके, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था और आराम से आप लोग इससे मार्क्स भी ले सकते हो। तो ये क्या है एक्चुअली, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 जो होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो टोटल 46 क्रोमोसोम हुआ करते थे, अभी ट्राइजोमी ऑफ 21 और डाउन सिंड्रोम जिनको हुआ है उनके पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे, एक्चुअली 47 क्रोमोसोम्स होंगे। और हम लोग ये जानते हैं कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वो कौन सा है, वो ऑटोजोम होता है, राइट। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन में जाएं तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ध्यान से। इसमें दिया है डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन शोज रिलेशनशिप। मतलब इसमें ये पूछा है कि जो जीन होता है, हम लोग जानते हैं कि जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम का एक सेगमेंट होता है और डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जो कि किसी प्रोटीन को आगे चल के रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये जो जीन है और रिकम्बिनेशन, परसेंटेज रिकम्बिनेशन के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले सोचते हैं रिकम्बिनेशन के बारे में। तो ये जो जीन है, जीन के साथ ये जो रिकम्बिनेशन है उनका क्या रिलेशनशिप होता है, उनका क्या रिलेशन है, ओके। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि रिकम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो रिकम्बिनेशन है ये कहाँ पे आता है, ये मियोसिस में आता है, राइट। नाम से क्या पता चल रहा है, नाम क्या है इसका, इसका नाम है रिकम्बिनेशन, ओके।
रिकम्बिनेशन का मतलब क्या है, ये रिकम्बाइन होना, राइट। रिकम्बाइन मतलब एक के पास, एक क्रोमोसोम के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होता है, मियोसिस, अगर मियोसिस के बारे में बात करें, मियोसिस फर्स्ट के बारे में अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि रिकम्बिनेशन प्रोसेस होता है। मतलब एक जगह इसके पास, इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के पास जो जेनेटिक मटेरियल था वो कहाँ पे चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, और इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके पास चला जाएगा। ओके, तो फिर इसमें क्या हो रहा है, ये जो रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है, ओके, और डिस्टेंस बिटवीन जीन, इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लो ये एक क्रोमोसोम है, राइट। ये एक क्रोमोसोम है, इनमें क्या है कि 2 जीन प्रेजेंट हैं, ए एंड बी, ओके। दूसरा क्रोमोसोम ये रहा, ओके। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक पी है और एक क्यू है। तो इन दोनों को आप इस तरह से समझो कि ये जो दो जीन प्रेजेंट है यहाँ पे। टोटल हमारे पास कितने जीन हो गए, हमारे पास टोटल हो गए 4 जीन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे ए और बी 2 जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे पी एंड क्यू 2 जीन प्रेजेंट है। तो रिकम्बिनेशन क्या होगा कि सेम टू सेम यही क्रोमोसोम, ये मैं मान लेती हूँ ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 में 2 जीन प्रेजेंट है जो कि पास पास हैं, ओके, काफ़ी पास हैं, काफ़ी क्लोज हैं। और फिर ये क्रोमोसोम नंबर 2 में 2 जीन प्रेजेंट है जो कि काफ़ी दूर प्रेजेंट है, पी और क्यू। आपको दिख रहा होगा पी एक आर्म में प्रेजेंट है और क्यू जो है वो दूसरा आर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखना कि 2 जीन जब पास पास होते हैं, ओके, बहुत कम डिस्टेंस अगर होता है तो वो लोग क्या करते हैं, जब रिकम्बिनेशन होता है तो वो लोग रिकम्बाइन नहीं करते हैं। इसका मतलब अगर रिकम्बिनेशन होता क्रोमोसोम नंबर 1 में, ओके, रिकम्बिनेशन होता मतलब कैसा होता, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, एक पैटर्नल या मैटरनल कुछ भी हो सकता है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिकम्बिनेशन होता है वो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम पे होता है, राइट। तो यहाँ पे मान लो वही ए जीन है और यहाँ पे इसके पास में क्या है, बी जीन है। यहाँ पे क्या है, उसी पर्टिकुलर जीन का एक मतलब ये जो एलील है इसका कोई और एलील होगा, स्मॉल ए मान लेते हैं और इसे स्मॉल बी मान लेते हैं। तो अगर इन दोनों में रिकम्बिनेशन होता तो ये कैसा होता, मान लो कि ये जो कैपिटल ए है इसके पास जा सकता है, राइट, और ये जो स्मॉल बी है इसके पास आ सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन ये उल्टा नहीं हो जाता, हो जाता है कि नहीं, ये कैपिटल ए अगर इसके पास चला जाता, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए जाता, कैपिटल बी का कोई भी रिकम्बिनेशन नहीं होता, तो फिर ये सेट कैसा रहता, ये एक नया मतलब थोड़ा अलग बन जाता ना। ये कैपिटल ए की जगह पे क्या आ जाता, स्मॉल ए आ जाता, लेकिन कैपिटल बी का कोई रिकम्बिनेशन नहीं हुआ है तो ये कैसा बनता, कैपिटल बी बन जाता, वही एज इट इज़ रहता, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाता, कैपिटल ए आ जाता और यहाँ पे स्मॉल बी रहता। मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या, ये अलग है कि नहीं, स्मॉल ए कैपिटल बी आ गया है, पहले क्या था, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी था। तो इससे क्या बोलते हैं, हम रिकम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि 2 जीन जब काफ़ी ज़्यादा पास में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिया है, राइट, क्रोमोसोम नंबर 1 का एग्जांपल। यहाँ पे क्या लिया है हमने कि 2 ए एंड बी 2 जीन जो है वो काफ़ी क्लोज हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते तो इस तरह का रिकम्बिनेशन ये शो नहीं करते हैं, ओके, ये कभी भी इस तरह का रिकम्बिनेशन शो नहीं करेंगे। और अगर दूर हैं, जितना ज़्यादा दूरी होगा इन दोनों में, 2 जीन में, वो उतना आसानी से क्या हो सकते हैं, रिकम्बाइन हो सकते हैं। इसको आप लोग एक एनालॉजी से भी समझ सकते हो, ओके, इसको आप लोग एक एनालॉजी से समझ सकते हो। और एनालॉजी क्या है, 2 बेस्ट फ्रेंड्स को कंसिडर करो। आप लोग क्लास में देख रहे होंगे कि अगर 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो पास पास ही हमेशा बैठते हैं, राइट, और उनको अलग करना मुश्किल होता है। तो वो दोनों क्लास आएंगे तो साथ में बैठेंगे, खाना खाने जाएंगे साथ में ही जाएंगे, तो वो क्या होता है, वो दोनों के बीच में क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा है, वो दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। तो ये भी सेम वही कंडीशन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 जीन जितना ज़्यादा पास होंगे वो दोनों क्या होंगे, रिकम्बिनेशन उतना क्या करेंगे, उतना ही कम करेंगे। और 2 जीन के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उन दोनों में क्या होगा, रिकम्बिनेशन उतना ज़्यादा होगा। और 2 जीन के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा उन दोनों में क्या होगा, रिकम्बिनेशन भी उतना ही
कम होगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि जो रिकम्बिनेशन होता है, ओके, जो रिकम्बिनेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इससे डिस्टेंस बिटवीन जीन से, बोल सकते हैं कि नहीं। रिकम्बिनेशन उतना ज़्यादा होगा जितना कि दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस होगा, ओके। और एक चीज़ है, दो जीन के बीच में डिस्टेंस अगर कम है, ओके, दो जीन के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो वो दोनों क्या शो करते हैं, वो दोनों एक साथ ही आ जाते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे ए और बी के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम था, अगर ये डिस्टेंस काफ़ी कम था तो ये दोनों क्या होते थे, एक साथ ही इनहेरिट हो जाते थे, राइट। तो फिर यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन जीन, ओके, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जितना ही ज़्यादा, सॉरी इसको इस तरह से ले लो, डिस्टेंस जितना ही कम होगा उन दोनों में क्या होगा, रिकम्बिनेशन उतना कम होगा। और वो लोग क्या करेंगे, जितना कम डिस्टेंस होगा वो लोग उतना ही ज़्यादा लिंकेज शो करेंगे। और लिंकेज का मतलब क्या होता है, मतलब लिंक्ड रहना, राइट। डिस्टेंस कम तो लिंकेज ज़्यादा, 1/, लिंकेज भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो रहा है रिकम्बिनेशन भी उतना ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों कैसा रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, ये दोनों शो कर रहे हैं हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है एक्चुअली, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन वेरिएशन अमॉन्ग द सिबलिंग्स, ओके। यहाँ पे क्या पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि वेरिएशंस आएगा सिबलिंग्स में, ओके। इन चार आपको प्रोसेस दिए हुए हैं जिनको देख के आपको ये देखना है कि इन चारों में से किन में वेरिएशन आएगा। इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है एक्चुअली, ओके, विल रिजल्ट इन नो वेरिएशन आना चाहिए इसमें, ओके, विल रिजल्ट इन नो वेरिएशन, इसमें इसको करेक्शन कर लेना है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो सबसे पहला क्या दिया है, रिकम्बिनेशन। हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि रिकम्बिनेशन होने से क्या होता है, जो जीन होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, राइट। अगर एक्सचेंज होते हैं तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, वेरिएशन आएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि जब सेल का डिवीज़न होता है तब क्या होता है, मेटाफेज के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, राइट। क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी 1 मान लो, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास रहते हैं, ये क्रोमोसोम 2, ये क्रोमोसोम 2 हो गया। तो अब जब यहाँ पे जो हमारा लास्ट फेज ऑफ सेल डिवीज़न होता है, राइट, लास्ट फेज ऑफ सेल डिवीज़न एनाफेज जब आएगा, एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, अटैच हो जाता है, इस तरह से अटैच होके एक एक क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो मान लो ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ये इधर चला गया, ओके, और ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है वो इधर चला गया। मतलब ये दो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इधर जा सकता है और ये क्रोमोसोम इधर भी आ सकता है, ये क्रोमोसोम इधर भी जा सकता है और ये इधर भी आ सकता है। ऐसा कुछ भी गारंटी नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है वो इस तरफ ही जाएगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो एक के पास कौन सा क्रोमोसोम जाएगा वो हम नहीं जान सकता। तो डेफिनेटली इससे जो प्रोजेनी बनेगा, ये प्रोजेनी दोनों क्या होंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे। तीसरा क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। म्यूटेशन क्या होता है एक्चुअली, म्यूटेशन होता है सडन चेंज ऑफ जीन और सडन चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कोई भी एक बेस में भी चेंज हो सकता है। मान लो कि ये एक डीएनए का सेगमेंट है, हम लोग जानते हैं म्यूटेशन के कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशंस हो सकता है, राइट, बहुत सारे म्यूटाजेंस होते हैं वो हो सकते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं जो कभी कभी म्यूटाजन की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो बेस सीक्वेंस है, यहाँ पे बेस सीक्वेंस कौन सा था, ATGT, ये बेस सीक्वेंस था। अगर एक स्ट्रैंड में ये डीएनए सीक्वेंस है तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या आएगा, डेफिनेटली TAC और A, ये आएगा बेस सीक्वेंस। अब मान लेते हैं यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, पॉइंट म्यूटेशन के बारे में देख लेते हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, कोई एक बेस में चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे मान लो कि T में कोई चेंज आ गया, T अब म्यूटेट होके क्या बन गया है, अब यहाँ पे आ गया है
जी। तो यहाँ पे ये क्या सीक्वेंस कैसा आ जाएगा, AGGT आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है TACA, ये सीक्वेंस आ जाएगा, राइट। यहाँ पे एबनॉर्मलिटी आ गया है। तो अगर एबनॉर्मलिटी आ गया और ये अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो फिर ये कैसा आ जाता, कुछ चेंजेस आ जाता कि नहीं, म्यूटेशन की वजह से डेफिनेटली आ जाता। तो म्यूटेशन भी क्या करता है, चेंजेस लाता है, वेरिएशंस लाता है। लेकिन ये फोर्थ ऑप्शन क्या है, देखो लिंकेज है। लिंकेज अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिंकेज का मतलब क्या होता है, साथ रहना, राइट। लिंकेज का मतलब टुगेदर, मतलब अगर दो जीन हमेशा ए और बी मान लो, ओके, ये दो जीन अगर हमेशा एक साथ ही आते रहें तो इसका मतलब ए जो फिनोटाइप शो करेगा, बी जो फिनोटाइप शो करेगा, अगर ये दोनों साथ में आएंगे तो डेफिनेटली ये कोई दूसरा फिनोटाइप तो लेके नहीं आएंगे ना। ये ए और बी हर जगह साथ में चलते हैं, राइट। अगर ये ए और बी हर जगह साथ में चलते हैं तो अब मान लो हमारे पास एक जीन पेयर था, ओके, एक सेल था जिसके पास कैपिटल ए कैपिटल बी था, ओके, और दूसरा एक था जो कि स्मॉल ए स्मॉल बी था। ये जो फिनोटाइप शो करता है और ये जो फिनोटाइप शो करता है ये दोनों लिंक्ड जीन्स है। लिंक्ड जीन मतलब ये जो क्रोमोसोम है ये दोनों जीन क्या है, पास पास प्रेजेंट है। यहाँ पे मान लेते हैं ये कैपिटल ए है और यहाँ पे ये है कैपिटल बी। तो ये पास पास हैं तो ये क्या कर रहे हैं, इनके पास क्या टेंडेंसी है, ये लोग साथ में आएंगे, ओके। ये क्रोमोसोम जहाँ भी जाएगा इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके वो दोनों क्या करेंगे, उनके साथ ही आएंगे। तो अब इससे अगर इस पर्टिकुलर सेल से मान लेते हैं कि दो सेल्स बने, ओके, दो सेल अगर बन भी गए तो फिर क्या इनमें रिकम्बिनेशन होगा, इनमें रिकम्बिनेशन होना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों काफ़ी क्लोज हैं और अगर काफ़ी क्लोज हैं तो वो दोनों साथ में इनहेरिट होंगे। साथ में इनहेरिट होंगे तो अब जितना भी सेल बन जाए, अब ये कैसा सेल बनेगा एक्चुअली, इसके पास कैपिटल ए कैपिटल बी ही होगा और ये जो सेल होगा इसके पास क्या आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी आएगा, अगर ये दोनों लिंक्ड हैं तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या था एक्चुअली देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन नो वेरिएशन अमॉन्ग सिबलिंग्स, मतलब ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है इन चारों में से जो कि वेरिएशन शो नहीं करेगा हमारे सिबलिंग्स में, तो वो क्या होगा, लिंकेज होगा। अगर दो जीन ऐसे मिल गए हमें जो कि कोई वेरिएशन शो नहीं कर रहे हैं, कोई रिकम्बिनेशन शो नहीं करें, वो दोनों का डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो वो लोग क्या करेंगे, वही सेम फिनोटाइप जो उनके पेरेंट्स में था वही फिनोटाइप ये लोग फिर से शो करने लगेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे ये क्या दिया है कि ओकेजनली ए सिंगल जीन मे एक्सप्रेस मोर देन वन कैरेक्टर और फिनोटाइप, सच फेनोमेनन इज कॉल्ड एज, यहाँ पे एक स्लैश लगेगा, यहाँ पे एक गैप रहेगा, ओके। तो यहाँ पे ये क्या दिया है कि ओकेजनली ए सिंगल जीन, एक ही जीन, ओके, कभी कभी क्या होता है एक जीन मोर देन वन फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करने लगता है। यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि क्रोमोसोम में कई सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ पे एक जीन है पी। तो ये जो जीन्स होते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, एक अलग अलग फिनोटाइप को शो करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कैपिटल टी होता है और एक स्मॉल टी होता है। जो कैपिटल टी होगा वो कैसा होगा, टॉल को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल टी जो होता है वो ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो होता है, अब क्या हो रहा है कि एक जीन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कैपिटल ए जीन जो है वो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल बी जो है वो एक और फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा और पी जो है वो कोई तीसरा फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है। ये अलग अलग जीन हैं, अलग अलग फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही जीन होगा, ओके, एक ही जीन प्रेजेंट होगा और वो पर्टिकुलर जीन क्या करेगा, मोर देन वन फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा। आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो क्या दिया है कि स्टार्च ग्रेन का साइज़, स्टार्च ग्रेन के साइज़ और उसके राउंड और रिंकल शेप का जो है उसके बारे में दिया हुआ है। तो उसमें एक ही जीन होता है जो कि दोनों फिनोटाइप को रेगुलेट करता है। कौन कौन सा फिनोटाइप, जो स्टार्च ग्रेन के साइज़, आइदर वो साइज़ ऑफ स्टार्च ग्रेन लार्ज होगा या मीडियम साइज स्टार्च ग्रेन होगा या फिर वो स्मॉल साइज का स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर सीड में, ओके। और क्या होगा, वही पर्टिकुलर जीन जो कि क्या करता है, स्टार्च ग्रेन का जो फिनोटाइप है, ओके,
स्टार्च ग्रेन का जो फिनोटाइप उसको जो पर्टिकुलर जीन रेगुलेट करता है वही जीन क्या करता है, शेप को भी रेगुलेट करता है। स्टार्च अगर लार्ज साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन अगर हुए तो वो सीड कैसा होता है, राउंड हो जाता है। ओके, मीडियम साइज का स्टार्च ग्रेन हुआ तब भी क्या होता है, सीड राउंड ही रहता है। और अगर स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन हो गए तो वो पर्टिकुलर सीड कैसा हो जाता है, रिंकल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एक ही पर्टिकुलर जीन जो कि मोर देन वन फिनोटाइप को रेगुलेट कर रहा है, उन सबको एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, उन पर्टिकुलर जो ये फेनोमेनन जो होता है उसको एक्चुअली बोला जाता है प्लियोट्रॉपी। अगर आपको इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में पता भी नहीं होता तो भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे इजीली। वो कैसे कर सकते थे, अभी अगर बात करें हम लोग, ओके, तो कोडोमिनेंस के बारे में अगर बात करें तो कोडोमिनेंस क्या होता है, एक्चुअली दो जीन प्रेजेंट होते हैं एक क्रोमोसोम में, मान लो दो जीन प्रेजेंट है, कैपिटल ए एक है, कैपिटल बी एक है। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर, सॉरी ये तो दो जीन के बारे में हो गया है, एक जीन होगा कोई एक जीन। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं कि कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है, एक जीन के दो एलील जो प्रेजेंट होंगे उसमें क्या होगा कि दो एलील कभी भी क्या करेंगे, एक एलील कंप्लीट डोमिनेंस दूसरे एलील पे शो नहीं करेगा। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, अब मान लो कैपिटल ए एक है और स्मॉल ए एक है, तो ये जो अब हम लोग लिखते हैं, आइदर ये जो जीनोटाइप होता है कैपिटल ए लिखते हैं, ओके, और एक क्या लिखते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा जाता है, और एक होता है जो स्मॉल ए लिखा जाता है। तो इस केस में हम लोग नॉर्मली डोमिनेंस के केस में क्या देखते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस के केस में ये जो कैपिटल ए एलील है ये क्या कर रहा है, स्मॉल ए एलील के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। मतलब जब तक ये कैपिटल ए एलील प्रेजेंट होगा ये स्मॉल ए एलील कभी भी अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन कोडोमिनेंस के केस में क्या होता है, ये कैपिटल ए एलील और स्मॉल ए एलील अगर साथ भी रहें तो जैसे ही कैपिटल ए स्मॉल ए के केस में होता है, इस केस में ये लोग क्या करेंगे, कैपिटल ए भी अपना फिनोटाइप शो करेगा और कैपिटल बी भी अपना फिनोटाइप शो करेगा। कभी कभी आप लोग ये जो कोडोमिनेंस का केस है ये काऊ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो काउज होते हैं कई सारे पैचेस पाए जाते हैं, कभी कभी वाइट काऊ के ऊपर रेड कलर के पैचेस होते हैं। ओके, वो क्या होता है, वाइट प्लस रेड दोनों ही फिनोटाइप जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, उस पर्टिकुलर जीन दो एलील जो होंगे वो एक्सप्रेस हो रहे होंगे। और एक क्या ऑप्शन दिया हुआ है, देखो कोडोमिनेंस हमें पता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में देख लेते हैं कि जो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, सेम यही एग्जांपल ले लो कि कैपिटल ए हो गया, कैपिटल ए हो गया और एक स्मॉल ए हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर कैपिटल ए एलील है ये ए के ऊपर क्या करेगा, कंप्लीट डोमिनेंट शो नहीं करेगा। मतलब अगर कैपिटल ए एलील प्रेजेंट है तब भी ये क्या करेगा, अपना पूरा एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा जब तक कि ये वाला केस ना हो जाए। मतलब दो कैपिटल ए अगर हैं तब जाके ये ए एलील जो है वो अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन कर पा रहा है। और अगर कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आ रहा है तो क्या हो रहा है, स्मॉल ए के पास ये कैपिटल ए अपना कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर पा रहा है। और स्मॉल ए जब होगा तब क्या होगा, तब तो कैपिटल ए है ही नहीं। ओके, तो कोई डोमिनेंस का केस ही नहीं बनता, तो यहाँ पे कोई और फिनोटाइप यहाँ पे शो होने लगेगा। तो ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन ही नहीं आता। क्यों, क्योंकि हमें ये क्या पूछा है कि सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन फिनोटाइप, एक से ज़्यादा फिनोटाइप ये रेगुलेट कर रहे हों एक जीन। लेकिन अभी तक जितना भी हमने देखा, हमने क्या देखा है कि एक जीन होता है और उस पर्टिकुलर जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म जो एलील होता है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स हमने देखा। जो कोडोमिनेंस होता है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है या मल्टीपल एलील, जो हम लोग नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो ये सारे जो फिनोमिनन्स होते हैं इसमें क्या हो रहा है, मेनली हमारा कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में क्या हो रहा है कि एक जीन है उसके अल्टरनेट एलील के साथ उसका किस तरह के रिलेशनशिप पाए जा रहे हैं, वही क्या हो रहा है इन दोनों केस में शो हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट
कर रहा हो, मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर को वो रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाने थे। और फिर आपके पास मल्टीपल एलील है। मल्टीपल एलील का मतलब क्या था, एक जीन के बहुत सारे एलील्स होते हैं, राइट। और आपका बचा कौन सा ऑप्शन था, प्लियोट्रॉपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ए सर्टन टेक्सॉन ऑफ इंसेक्ट्स सम हैव 17 क्रोमोसोम्स एंड सम हैव 18 क्रोमोसोम्स। ओके, हम लोग जानते हैं कि कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, इसमें क्लू क्या दिया था, देखो इसमें क्रोमोसोम के नंबर दिए गए थे, राइट। एक में 17 क्रोमोसोम्स हैं और दूसरे में 18 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, आपको ये आइडेंटिफाई करना था। हम लोग क्या जानते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स उनमें XOXX टाइप का जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें कि XOXX टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन इनमें देखा जाता है। और इसमें क्या होता है एक्चुअली, मेल हेटेरोगेमी। ओके, इसमें होगा क्या, मेल हेटेरोगेमी। मेल हेटेरोगेमी का मतलब क्या है, मेल में होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक का मतलब क्या होता है, दोनों जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो दोनों क्या होगा, सेम गैमेट होता है। लेकिन हेटेरोगेमी का मतलब क्या होता है, जो दो गैमेट का फॉर्मेशन होता है इंडिविजुअल में, वो दोनों गैमेट अलग होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि XOXX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अगर किसी के पास XO है, ओके, 2N के पास कुछ अगर 2N है, 2N मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास अगर XO है मतलब इसके साथ कुछ ऑटोजोम्स होंगे। ओके, ऑटोजोम AA लिख लेते हैं, AA प्लस XO मान लो। ओके, AA प्लस XO अगर ये होगा तो इनके जो गैमेट के फॉर्मेशन होंगे ये कैसा होगा, A प्लस X हो जाएगा। ओके, और एक के पास क्या हो जाएगा, A प्लस 0, मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बस एक ही X क्रोमोसोम था, राइट। A प्लस 0 आ जाएगा। मतलब ये दोनों गैमेट जो हुए ये सेम दिख रहे हैं क्या, ये बिल्कुल भी सेम नहीं दिख रहे हैं। ये लोग कैसे हैं, ये दोनों गैमेट डिफरेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोगेमी। और कुछ इंसेक्ट्स में क्या होता है, मेल हेटेरोगेमी पाया जाता है। मेल हेटेरोगेमी मतलब जो मेल होते हैं उनमें इस तरह के कंडीशन मिलेंगे आपको देखने के लिए। ओके, तो इसमें क्या है, देखो इसमें आपको डायरेक्टली पता क्या चल रहा है, इसमें आपका क्लू क्या दिया है कि एक में 17 क्रोमोसोम है, मतलब एक कम है दूसरे से, एक में 18 है दूसरे में 17 है। तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम की कमी हो रही है। तो इसका मतलब कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ होगा, XO होगा वो, राइट। और अगर 18 है तो फिर 18 कैसा होगा, XX होगा डेफिनेटली, राइट। इसमें आप लोग कैसे पता करोगे, अगर 18 क्रोमोसोम है, 18 से एक कम है, अगर कोई भी अगर मान लो जैसे कि हमारे में होता है ह्यूमंस के केस में XX एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, या फिर कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनमें कैसा होता है ZZ एंड ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इनमें क्या होता था कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते थे वो सेम होते थे। जैसे कि ह्यूमंस के बारे में अगर बात करें तो टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, आइदर हम लोग मेल के बारे में बात करें या फिर फीमेल के बारे में बात करें। उसी तरह से जिन पर्टिकुलर बर्ड्स में ZZ एंड ZW टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशंस होंगे उनमें भी कैसे होंगे, उनमें भी सेम नंबर के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे मेल और फीमेल में। लेकिन अगर XO और XX क्रोमोसोम्स के बारे में, मतलब ये XOXX सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इस एक के पास क्या है, एक क्रोमोसोम कम है, O है, O का मतलब 0। ओके, X0 XX भी कोई बोलते हैं उसको। तो इनमें क्या हुआ, एक क्रोमोसोम की कमी हो रही है, राइट। तो इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन जिन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनमें क्या होगा, मेल और फीमेल के केस में, दोनों के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट होंगे। तो आप यहाँ पे क्या पता लगा सकते हो कि ये ZZ ZW हो नहीं सकता, क्योंकि उनमें वो अगर होता तो फिर ये कैसा होता, ये हो जाता नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको डिफरेंट दिए हैं, XOXX दिया है। और फिर आपको अगर पता हो चल गया कि ये XO और XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है तो आप जानते हो कि ये मेल हेटेरोगेमी को शो करता है। और ये XO जो कंडीशन है वो 17 क्रोमोसोम्स होगा, और 17 अगर है तो वो मेल को डिटरमाइन करेगा, राइट। तो ऑप्शन हो गया हमारा A।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है देखो, 1 2 पिंक स्नैपड्रैगन फ्लावर्स। ओके, तो ये जो स्नैपड्रैगन है, ये जो स्नैपड्रैगन फ्लावर है, इनमें हम जानते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनमें शो होता है, राइट। अगर इनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होगा तो इनमें कैसा होता है, पिंक कलर किस में आता है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर में आता है, राइट। और कैपिटल आर कैसा शो करता है, रेड शो करेगा, और स्मॉल आर जो होता है वो वाइट शो करता है। तो इनमें क्या बोल रहा है, 2 पिंक स्नैपड्रैगन फ्लावर्स वेर क्रॉस्ड, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर इन दोनों का क्रॉसिंग हुआ। द F1 जनरेशन शोज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ, मतलब इन दोनों का अगर हम लोग क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो ये कौन सा हो गया, ये पेरेंटल जनरेशन होगा, राइट। इसके बाद जो होगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा हमारा F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के लिए आप लोग बेसिकली कैसे करते हो, हम इसे एक्चुअली पुन्नट स्क्वायर बनाते हैं, राइट। पुन्नट स्क्वायर, यहाँ पे फीमेल हो गई, यहाँ पे मेल ले लिया हमने, एक के पास कैपिटल आर स्मॉल आर और एक के पास कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। तो ये कैसा हो गया, कैपिटल आर आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर आ गया, राइट। आपके क्वेश्चन में आपको एक्चुअली क्या पूछा है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, राइट। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, इसमें हम जानते हैं कि जो कैपिटल आर है स्नैपड्रैगन में, ये कैसा शो करता है, ये एक्चुअली रेड कलर शो करेगा, स्मॉल आर जो है वो वाइट कलर शो करेगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर ये जो दो फॉर्मेशन होंगे ये कैसे शो करेंगे, ये हमारे आ जाएंगे पिंक कलर के। तो टोटल अगर हम लोग देखें, रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, तो ये तीनों ही फिनोटाइप टाइप्स आ रहे हैं हमारे पास। तो रेड के कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, और पिंक के कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और वाइट के कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर 1:2:1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक्चुअली क्या पूछा है देखो, द ह्यूमन मेल नेवर पासेस इट्स जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम टू हिज सन। ह्यूमन मेल में जो हमारे मेल होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम में उनके जो भी जीन होते हैं वो सन को पास नहीं करते, क्यों नहीं करते, ये पूछा गया। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन मेल के बारे में अगर बात करें तो उनके पास क्या होता है, ऑटोजोम्स होते हैं, ओके, और उसके साथ क्या होता है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई होता है। तो अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का जब फॉर्मेशन होगा तो कैसा होगा, कैपिटल ए प्लस कैपिटल एक्स होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, कैपिटल ए एंड कैपिटल वाई होना चाहिए। हम लोग ये जानते हैं अच्छे से कि कैपिटल ए और एक्स वाला जो क्रोमोसोम होता है वो जब दूसरा एक ए प्लस एक्स के साथ फ्यूज़ होगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा डॉटर, राइट, ये डॉटर बनाएगा। और ये जो है हमारा कैपिटल ए और वाई, ये ए और वाई जो है ये अगर ए प्लस एक्स के साथ फ्यूज़ हो गया, ओके, तो ये क्या बना देगा फाइनली, ये जाके बना देगा मेल, और ये जाके क्या बना देगा, ये बनाएगा सन, राइट। तो इसमें आपको क्या, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये एक्चुअली 1 और 2 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको कैसे लिखना है कि ह्यूमन मेल नेवर पासेस इट्स जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम बिकॉज, ये बिकॉज क्या होगा इसका आंसर कि जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा डॉटर को पास होते हैं, और जो वाई क्रोमोसोम होते हैं वो ह्यूमन मेल जो है वो हमेशा अपने सन को पास करता है, राइट। इसी वजह से जो एक्स क्रोमोसोम में जितने भी जीन प्रेजेंट होगा वो कभी भी मेल से मेल ट्रांसफ़र नहीं होता है। हमेशा क्या होगा, जो एक्स क्रोमोसोम में फादर के पास जितने भी एक्स क्रोमोसोम में जीन है वो हमेशा डॉटर के पास वो चला जाएगा, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आप लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते भी होंगे। इसमें देखो, इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर ए प्लांट इज़ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। जैसे कि हम लोग अगर ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछना क्या चाहता है, देखो कि इसमें क्या बोला है कि एक प्लांट को देख के आप ये कैसे बता सकते हो कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। तो अगर हम लोग एक मान लो ये एक यहाँ पे टॉल प्लांट है,
ये कोई भी प्लांट है जो कि टॉल है, तो टॉल प्लांट को देख के हम ये तो नहीं बता सकते ना कि उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। ओके, ये तो हम लोग देख के नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे उसको। तो वही आपके क्वेश्चन में दिया है कि आप एक प्लांट को देख के या फिर एक प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेटेरोजाइगस है, उसको कैसे आप लोग बता सकते हो। तो हम लोग एक टर्म के बारे में आप लोग सुने होंगे, उसका नाम क्या है, टेस्ट क्रॉस, राइट। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि नॉर्मली जो F1 प्रोजेनी जनरेट होते हैं, राइट, अगर हम लोग होमोजाइगस टॉल के साथ एक रिसेसिव को क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगा। तो ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है ये कौन सा है, F1 जनरेशन है, राइट। तो किसी भी प्लांट का जीनोटाइप जानने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसका जो, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये F1 प्रोजेनी आ गया, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे, राइट। रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराओगे तो इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। डोमिनेंट के भी साथ भी कर सकते हो, राइट, मतलब ये टॉल के साथ भी कर सकते हो, इस पर्टिकुलर F1 जनरेशन के प्लांट को इसके साथ भी क्रॉस करा सकते हैं, इसके साथ भी क्रॉस करा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये बैक क्रॉस कहलाता है, मतलब किसी के साथ भी हो सकता है, इसको बैक क्रॉस बोलते हैं। लेकिन बैक क्रॉस को अगर और स्पेसिफिकली हम लोग बात करें कि बैक क्रॉस जब करोगे तो F1 जनरेशन का जो प्लांट होगा वो इसके होमोजाइगस रिसेसिव के साथ अगर है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, हम टेस्ट क्रॉस बोल देंगे। तो देखते हैं टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है वो कैसा आता है। तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या अभी देखें कि होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ इसका क्रॉसिंग होगा। तो अगर मान लो जो पर्टिकुलर प्लांट को आप ले रहे हो वो मान लो होमोजाइगस डोमिनेंट था, अगर वो डोमिनेंट था तो फिर वो वहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी आएगा, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ तो, राइट। तो इसमें जीनोटाइप कैसे आएगा, देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। मतलब सारे के सारे प्लांट कैसे आ गए, हमारे टॉल आ गए। अगर सारे प्लांट टॉल आ जाएंगे तब हम लोग क्या डिसाइड हुआ कि वो जो जीनोटाइप हमें चाहिए था उस पर्टिकुलर प्लांट का, वो जीनोटाइप कैसा है, वो है हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर मान लो वो कैसा होता, हेटेरोजाइगस होता, अगर हेटेरोजाइगस होता तो फिर हमारे पास रेशियो क्या आता, स्मॉल टी है और यहाँ पे कैपिटल टी आ जाता और स्मॉल टी आ जाता, इस पर्टिकुलर प्लांट के दो गैमेट फॉर्मेशन होते। तो यहाँ पे कैसा आता है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और ये कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और ये कैसा आएगा, स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, दो प्लांट जो है आपको टॉल मिल रहा है और दो प्लांट कैसा मिल रहा है, आपको ड्वार्फ मिल रहा है। इसका मतलब अगर हमारा जो प्लांट जिसका जीनोटाइप हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होता, होमोजाइगस टॉल होता, तो कैसा आता, सारे के सारे जो प्लांट्स आते हमारे रिजल्ट में जो आता वो सारे के सारे टॉल होते। और अगर वो हेटेरोजाइगस होता तो फिर वहाँ पे क्या आ जाता, 50% टॉल और 50% ड्वार्फ प्लांट हमें मिलता। इसी तरह से कोई अननोन जीनोटाइप को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग, इसका लिखना कि जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक क्रॉस करते हैं जिससे क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और उसके बाद ये दोनों कंडीशन आप लिख सकते हो कि किस तरह से टेस्ट क्रॉस से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। उसके बाद क्या दिया है, देखो, मल्टीपल एलील। व्हाट आर मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील का मतलब क्या है, एक जीन के वेरिएंट्स, राइट। जीन के क्या होते हैं, ये वेरिएंट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों क्या हैं, एलील्स हैं। तो मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है, एक क्रोमोसोम का एक लोकस का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि किसी जीन को डिनोट कर रहा होगा। तो यहाँ पे मान लो कि हम लोग यही ले लेते हैं एग्जाम्पल, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये क्रोमोसोम का इस पर्टिकुलर जगह पे कैपिटल टी है तो उसी के होमोलोगस क्रोमोसोम के वही पर्टिकुलर लोकस में क्या होगा, दूसरा एलील प्रेजेंट हो सकता है, ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये तो सिर्फ दो एलील है, कभी कभी क्या होगा, मोर देन वन एलील प्रेजेंट हो सकता है। अब मान लो कि एक इंडिविजुअल डिप्लॉयड होता है तो
एक सेट के मतलब एक क्रोमोसोम का एक सेट प्रेजेंट होगा, एक मदर से आया होगा और दूसरा फादर से आया होगा। और क्या हो सकता है, मल्टीपल एलील में हम लोग को पॉपुलेशन स्टडी करना पड़ता है। एक इंडिविजुअल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 एलील के बारे में ही पता लगा सकते हैं, और अगर मल्टीपल एलील के बारे में पता लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन में जाना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन स्टडी करना है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम, अब मान लेते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, जैसे कि अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है उसके पास एक एलील है कैपिटल ए, वही क्रोमोसोम नंबर 1 वही होमोलोगस क्रोमोसोम के पास क्या है, वही लोकस पे स्मॉल ए एलील प्रेजेंट है। लेकिन अगर किसी और क्रोमोसोम नंबर 1, वही सेम क्रोमोसोम नंबर 1 हमें एक और मिला जिसके वही सेम लोकस पे क्या है, ए कैप प्रेजेंट है, तो अब क्या हो गया, अब 3 एलील हो गए हमारे पास। तो ये क्या शो कर रहा है, मल्टीपल एलीलिज्म शो कर रहा है, और मल्टीपल एलील को शो कर रहा है। इसका मतलब एक लोकस पे मोर देन 2 एलील का मिलना, वो क्या हो गया, मल्टीपल एलीलिज्म। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हमारे ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप जो होता है आई जीन से ये रेगुलेट होता है। मतलब यहाँ पे जो हमने ए का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे आप लोग क्या ले सकते हो, आई ले सकते हो। आई जीन होता है, और आई जीन के 3 एलील पाए जाते हैं। कौन कौन से एलील हो गए वो, आई ए हो गया एक एलील, आई बी हो गया, या और एक आई ओ या स्मॉल आई जिसे हम लोग बोल देते हैं। ओके, तो ये क्या है, मान लो ये आई ए है वही सेम लोकस पे, ये क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं आई बी, और ये जो ए कैप यहाँ पे एग्जांपल लिया था ये आई ओ मान लो। ठीक है, ये हो गया मल्टीपल एलील और उसके एग्जाम्पल। उसके बाद क्या दिया है, देखो एक और क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है ए क्रॉस इज मेड बिटवीन हाइब्रिड टॉल एंड रेड फ्लावर। यहाँ पे आपको जीनोटाइप दिया हुआ है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, एंड dwarf and white flower bearing plant small t small r small r. What will be the genotype and genotypic ratio? जीनोटाइप क्या होगा और उसके जीनोटिपिक रेशियो क्या होंगे F1 जेनरेशन के। तो इसमें कैसे फाइंड आउट करना है आपको, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गैमेट्स निकालना पड़ता है। ओके, हमारे पास क्या है, कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल R स्मॉल r दिया हुआ है, और एक क्या दिया है, स्मॉल t स्मॉल r। ये कैसे आप लोग को लिखना पड़ेगा, ये है आपका पेरेंटल जेनरेशन। ओके, उसके बाद पेरेंटल जेनरेशन में क्या हुआ, इसमें हमारे पास गैमेट्स आएंगे, राइट। गैमेट्स आएंगे, क्या क्या गैमेट्स हो सकते हैं इसके, देखो कैपिटल T के साथ क्या आएगा, एक बार कैपिटल R आएगा, कैपिटल T के साथ कैपिटल R आ गया, कैपिटल T के साथ स्मॉल r एक बार आएगा, राइट, और स्मॉल t के साथ एक बार कैपिटल R आएगा, और स्मॉल t के साथ एक बार स्मॉल r आ जाएगा। उसके बाद इससे जो गैमेट्स आएंगे ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल t और स्मॉल r ही आएंगे। उसके बाद ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका गैमेट्स। गैमेट्स के बाद क्या होता है, इनमें क्रॉसिंग होगा। ओके, क्रॉसिंग आप लोग पुन्नेट स्क्वायर मेथड से कर सकते हो। तो पुन्नेट स्क्वायर अगर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे सारे गैमेट्स लिख लेते हैं, कैपिटल R कैपिटल T कैपिटल R हो गया। ओके, उसके बाद कैपिटल T स्मॉल r हो गया। ओके, उसके बाद स्मॉल t कैपिटल R हुआ, और उसके बाद स्मॉल t स्मॉल r हो गया। और इसके पास कितने गैमेट्स होंगे, इसके पास 2 गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, स्मॉल t स्मॉल r के पास। ओके, तो ये जो 2 गैमेट्स हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल t स्मॉल r। यहाँ पे आप लोग जीनोटाइप लिख सकते हो, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। ओके, इस तरह से यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं जीनोटाइप। तो ये जीनोटाइप्स लिखने के बाद आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जीनोटाइप एंड जीनोटिपिक रेशियो। तो आपको क्या करना है कि सबका जीनोटाइप लिखना है पहले, उसके बाद आपको क्या करना है, जीनोटिपिक रेशियो लिखने हैं। रेशियो कैसे लिखने हैं कि स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r कितनी बार आ रहा है यहाँ पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r ये कितने बार आ रहा है, ये 2 आ रहा है। उसी तरह से ये भी क्या होगा, सेम ही आएगा, 2:2:2:2:2। और इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखना है तो 1:1:1:1 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, ये होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे।